अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विसा। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्पाउस वीज़ा है यूके का। स्पाउस वीज़ा वो वीज़ा होता है कि अगर ब्रिटिश आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, आपका पार्टनर है, वो ब्रिटिश है और सेटल्ड पर्सन है यूके के अंदर, तो फिर आप बाहर से आपको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है, पार्टनर वीज़ा मिल सकता है। इसको पार्टनर वीज़ा या स्पाउस वीज़ा कहते हैं। और एक होता है अनमैरिड या फियांसे वीज़ा या मैरिड वीज़ा। फियांसे वीज़ा या मैरिड वीज़े के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह मैं उस पर बनाऊंगा। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ डिस्कस करेंगे स्पाउस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा। स्पाउस वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी फ़ी कितनी है और वो कितने अरसे तक वैलिड होता है, और उसकी बेसिक जो मेन रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेंट की तरफ से क्या हैं और स्पॉन्सर की तरफ से क्या हैं। तो जो स्पाउस वीज़ा है ये इमिग्रेशन लॉ 1971 के अंदर आता है। और ये जो स्पाउस के जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो अंडर अपेंडिक्स एफ एम। जो पर्सन वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, जो आपका पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, वो एप्लीकेंट कहलाता है। और अगर यूके से बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर होगा एंट्री क्लियरेंस कहलाई जाएगी। उस वीज़े का नाम एंट्री क्लियरेंस वीज़ा होगा। और अगर आप यूके के अंदर हैं और यहाँ पे आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो लीव टू रिमेन कहलाएगी। तो जो बंदा बाहर से आ रहा है, अगर आपका पार्टनर है, शादीशुदा आपका जो दूसरा स्पाउस है, तो उसको पहले उस मुल्क के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। अब सारा सिस्टम जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद आप बायोमेट्रिक जो है, जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल उसकी वेबसाइट वो आपको लिंक हो जाएगी। जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पर आपको ले जाएगा और आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। सम टाइम आपको अपॉइंटमेंट फ्री मिल जाती है और सम टाइम आपको पे करना पड़ता है। अगर प्राइम टाइम हो या प्रीमियम तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। फर्दर अगर आप डॉक्यूमेंट की सर्विस लेते हैं या रीचेकिंग की सर्विस लेते हैं या फर्दर आप कोई एड ऑन लेते हैं तो उसके लिए अलग आपको पे करना पड़ेगा VFS को। ये तो हो गया आप अप्लाई कैसे करेंगे। अब जो एप्लीकेंट होगा उसकी तरफ से पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा जो मिनिमम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट एक पेज खाली हो जिस पे वो वीज़ा स्टैम्प करेंगे। और उसके बाद अगर स्पाउस ब्रिटिश नेशनल का स्पाउस है या सेटल्ड पर्सन जिसके पास यहाँ का इंडेफिनिट है, तो उसके लिए या जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है तो उनके लिए आपको A1 पास करना, इंग्लिश टेस्ट जो है वो A1 करना ज़रूरी है। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में टॉट हुई है, पढ़ाई गई है, तो फिर आपको जो है वो नैरिक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वाकई वो यूके बैचलर के बराबर है या नहीं। और अगर आप मोस्ट स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है। तो आपको मिनिमम जो एंट्री क्लियरेंस का है वो A1 इंग्लिश चाहिए होगा। इंग्लिश रिक्वायरमेंट की तफसील से मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जो एप्लीकेंट होगा। बहुत सारी कंट्री हैं, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की। तो आपको वहाँ से TB टेस्ट लेना पड़ेगा। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो नॉर्मली 6 मंथ होती है। जो आप A1 पास करते हैं उसकी नॉर्मली 2 साल की होती है। ये तो आपको चाहिए होगा वहाँ से। और उसके बाद अगर आप तो मैरिड पर्सन हैं, लीगली रिलीजियसली आपकी मैरिड हुई है, शादी हुई है या कोर्ट मैरिज हुई है, तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है या कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो आपको पास होना चाहिए। और एक बात कि अगर आपका सर्टिफिकेट किसी वजह से लोकल लैंग्वेज में है तो फिर आपको वो या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो नेटिव लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। अब इंग्लिश ट्रांसलेट कौन कर सकता है? वो अगर आप gov या .uk की वेबसाइट पे जाएं तो जो होम ऑफिस के अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स हैं उन्हीं की वो मानी जाएगी। तो ये आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेगी। ये तो हो गया एप्लीकेंट की तरफ से, जो यूके से बाहर है, जो एप्लीकेंट है, वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अब जो यूके के अंदर होगा, जो शादीशुदा यानी वो ब्रिटिश नेशनल है या इंडेफिनिट उसके पास है, सेटल्ड पर्सन है,
तो फिर उसने क्या करना है कि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसने खुद पूरी करनी है। नंबर 1, रिलेशनशिप इनका जेन्युइन होना चाहिए। दोनों जो हैं वो 18 ईयर्स या उससे प्लस होने चाहिए। दोनों जो हैं दोनों का फ्री टू मैरी होना चाहिए, यानी कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है कि अगर एक बंदे की पहले शादी हुई है एक पार्टनर की, तो दूसरी शादी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसे डाइवोर्स नहीं हो जाती। तो यानी फ्री टू मैरी तभी होगा जब डाइवोर्स हो जाएगी। तो दोनों का फ्री टू मैरी होना ज़रूरी है, तब जाके वो शादी कर सकते हैं। अगर इसके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा कि शादी अगर आपकी हुई है, डाइवोर्स नहीं हुई, तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपकी अगर शादी पहले हो चुकी है, डाइवोर्स कंप्लीट नहीं हुई, एब्सोल्यूट डिग्री आपको नहीं मिली, तो आपकी शादी नहीं हो सकती यूके लॉ के मुताबिक। हो सकता है आपके अपने मुल्क के मुताबिक वो शादी हो जाए, लेकिन यूके लॉ के मुताबिक वो शादी नहीं होगी अगर आपके जो यूके का पार्टनर है उसके पास जो डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट या आपके पास जो है डाइवोर्स नहीं है। तो ये तो होगा कि फ्री टू मैरी आप। ये जो अंडर अपेंडिक्स FM है उसमें ECP पैरा 2.1 और 2.2345 उसके तहत ये रिक्वायरमेंट्स हैं। दोनों का 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, दोनों का फ्री टू मैरी होना ज़रूरी है, दोनों को किसी किस्म की ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। और उसी के अंदर जो ECP पैराग्राफ जो उसकी सब सेक्शन है 2.5 के दोनों का इन पर्सन मिलना ज़रूरी है। वो दोनों एक दफ़ा मिले हों, और शादी जब हो तो वो इन पर्सन होनी चाहिए, फ़ोन पे या फेसबुक पे या स्काइप के थ्रू वो नहीं मानी जाएगी। ये तो हो गया कि आपकी शादी के बारे में। उसके बाद आपकी जो स्पॉन्सर होगा उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इस पर भी एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपकी, वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप लाजमी देखिएगा कि आपकी जो इनकम है स्पाउस की, जो यहाँ पे यूके के अंदर सेटल्ड है, उसकी 18,600 इनकम होनी चाहिए साल की, जो तकरीबन 1550 ग्रॉस बनते हैं, 1550 पाउंड ग्रॉस। अगर आपकी इनकम 1550 ग्रॉस है तो आप क्वालिफाई करेंगे, और मिनिमम आप उस एम्प्लॉयर के पास 6 महीने आप काम कर रहे हो, तो फिर आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की पे स्लिप्स और एम्प्लॉयर लेटर लगाना होगा। अब अगर आप उस जो नया आपका एम्प्लॉय है, करंट एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयर है उसके पास अगर 6 महीने से कम आपको अर्सा हो गया है जॉब करते हुए, तो फिर आपको पूरे 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पूरा 12 महीने की पे स्लिप्स वो लगानी पड़ेगी। जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगी, या आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो देना पड़ेगा। जितना आप आसान करेंगे जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उतनी ही जल्दी आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड होगी, उसका वो ग्रांट हो जाएगी। अगर आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे, आप क्लेवर बनने की कोशिश करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फिर आप डिसेप्शन में आ जाएंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन फॉर एवर भी रिफ्यूज़ हो सकती है। आपको दोबारा वीज़ा कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप डिसेप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लेटर के अंदर क्या बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसके अंदर इमिग्रेशन लॉ के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ है अपेंडिक्स FM के अंदर कि उस एम्प्लॉयर लेटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, वो एम्प्लॉयर का लेटर हेड होना चाहिए जिसपे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारा मेंशन होना चाहिए। फिर जो बंदा वो साइन कर रहा है उसका डेजिग्नेशन वो होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल वो होनी चाहिए। एप्लीकेंट जो स्पॉन्सर है, जो एम्प्लॉई है, उसका नाम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उसका एड्रेस, उसका NI नंबर, उसकी पर आवर या मंथली या एनुअल इनकम वो शो होनी चाहिए। वो जॉब उसकी परमानेंट है या टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके अंदर जो उसकी स्टार्ट डेट है उस जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, वो मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ें मेंशन होंगी तो आपका वो लेटर एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो होम ऑफिस डाउट के साथ वो रिफ्यूज़ कर सकता है। सम टाइम तो आपके वो एम्प्लॉयर से रब्ता करते हैं,
1 या 2 दफ़ा रब्ता करते हैं, अगर वो जवाब दे देते हैं तो ठीक, वरना वो ख़ुद ही जो भी उनके पास एविडेंस होगी उसी पे वो रिलाई करके डिसीजन दे देते हैं। ये तो आपका हो गया एम्प्लॉयर लेटर। पे स्लिप्स आपकी उसी तरह 6 महीने की होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक है तो वो दैट्स फाइन, पीडीएफ फाइल उसको आपने अपलोड करना है या आपने भेजना है तो प्रिंट कर लें। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी 6 महीने की वो लगेगी। उसके बाद आ जाता है कि आप जो आपका पार्टनर आएगा यूके के अंदर वो कहाँ रहेगा। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको टेनेंसी एग्रीमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा। अब टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये कि वो प्रॉपर नहीं होता या फिर बैक डेटेड होता है या एक्सपायर्ड होता है। तो कोशिश करें जब आप टेनेंसी एग्रीमेंट दें उसमें एम्प्लॉयर की डिटेल्स, सॉरी लैंडलॉर्ड की, या जो कंपनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है टेनेंसी का, उसके दरमियान वो प्रॉपर ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए और उसमें मेंशन होना चाहिए आपका कितना मंथली रेंट है और कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हो गया, कितने अरसे का है। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जो आपके अपने वालिद साहब की है या अपने फैमिली मेम्बर्स की है तो आप वहाँ पे फ्री रह सकते हैं। तो फिर आपको लैंडलॉर्ड लेटर लेना पड़ेगा जिसमें वो मेंशन करेगा ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, इससे ये मेरा रिलेशनशिप है, उसकी डिटेल वगैरह वो एम्प्लॉयर जो लैंडलॉर्ड है वो लेटर लिख के देगा। लैंडलॉर्ड लेटर के आप यहाँ रह सकते हैं, आपकी वाइफ या स्पाउस जो आएगा वो यहाँ आके रह सकता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एक अच्छी चीज़ कि यानी आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा डेफिनेट लगे, आपकी फ़ीस ज़ाया ना हो, तो फिर आप कोशिश करें कि साथ उसके साथ जो है वो आपने उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कि इसके अंदर जो क्या ये रह सकते हैं नहीं रह सकते, अगर क्राउडेड तो नहीं है, कितने बंदे रहें, तो आपने वो रिपोर्ट लाजमी लगानी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो इसमें कितने बंदे रह रहे हैं, कितने रह सकते हैं, ओवर क्राउडिंग तो नहीं। इससे क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन करने में काफ़ी आसानी होगी और आपकी एप्लीकेशन जल्द डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फ़ोन पे, अब तो गवर्नमेंट ने या होम ऑफिस ने कह दिया कि वो ना प्रोवाइड करें, जो VFSL है वो स्कैन नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद प्रोवाइड कर दें तो वो एक अच्छा है, आपका रिलेशनशिप तो होगा कि वाकई जेन्युइन रिलेशनशिप। उसके बाद अगर कोई आपका टेक्स्ट है, आप कोई अगर कोई ऐसे कार्ड भेजते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं, अगर ऐसा कोई है जिससे रिलेशनशिप जेन्युइन शो हो सके तो वो लाजमी प्रोवाइड करें। अगर इन चीज़ों पे आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा हो जाएगा। अब जो फ़ी है, जो फ़ी इसकी है वो है 1573 पाउंड आउट ऑफ यूके, प्लस आपको जो IHS है, इंश्योरेंस जो हेल्थ सरचार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। पहले इसकी 500 फीस थी जो लास्ट ईयर से बढ़ा के अब 624 पाउंड पर ईयर कर दी गई है। जितना आपको वीज़ा लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल वट है, नॉर्मली जो आपको 2.5 साल या 30 या 33 मंथ का वीज़ा आपको मिलता है, तो उस हिसाब से आपको वो जो इंश्योरेंस हेल्थ सरचार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो भी तकरीबन 1600-1700 आपका वो भी बनेगा। तो रफली 3300 पाउंड आपकी फ़ीस बनेगी आउटसाइड ऑफ यूके। क्वेश्चन ये है क्या एप्लीकेशन अगर आप की रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपको वापस मिलेंगे या नहीं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आपको ये पैसे, ये फ़ी है, रिफ़ंड नहीं होगी। अगर तो जब वो रिफ्यूज़ल पे डिपेंड करता है कि वो रिफ्यूज़ल कैसा है। अगर तो कोई ऐसा है कि जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की मिस्टेक थी, वो क्लियर नहीं हो पाया, एम्प्लॉयर लेटर से समझ नहीं आया या उसमें डिटेल मिसिंग थी, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अपील में जा सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई ऐसी आपने डिसेप्शन की है या आपकी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ गलत है तो फिर वो डिपेंड करता है डिसीजन पे, वो क्या आपने करना है। आपको क्या एंट्री बैन लगाता है, 10 साल का नहीं लगाता, वो बात की बात है, लेकिन आपके डिसीजन पे वो सारी बातें मुनसर हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं और किस तरह आप एप्लीकेशन आपने प्रेजेंट की है। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा आप देंगे वही उसी हिसाब से होम ऑफिस कंसिडर करेगा। अगर आप गलत बयानी करते हैं, कोई चीज़ उनको लगता है कि गलत है, तो आपकी एप्लीकेशन आपके अगेंस्ट हो सकती है, आपका डिसीजन वो
एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो होपफुली आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो स्पाउस वीज़ा है वो यूके में आने के लिए बेसिक मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी भी कुछ रिक्वायरमेंट अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये आप पूरी करते हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन तैयार करते हुए लाजमी किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, लॉयर से या प्रॉपर कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा लें, या ज़रूर उनसे रब्ता करके आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, आप खुद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल उसमें होती हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ग्रांट या रिफ्यूज़ हो सकती है। तो 3,000 पाउंड या 3200 आपने फ़ीस पाउंड देनी है, तो उसकी सेफ्टी के लिए बेहतर है आप किसी प्रॉपर बंदे को, जो कोई 1000-1200 जो भी फ़ीस है, 500 वट जो भी आप उससे तय करते हैं, तो वो बेहतर है देना, बजाय कि आप सारी फ़ीस लूज़ करें। तो ये लाजमी चीज़ें आप देखिएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके कमेंट, आपके जो टाइम का वॉच करने का, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।